स्टूडेंट्स, वेलकम हमारे एक बेस्ट एकेडमी आरटी एकेडमी पे। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ अपने 12th के लिए। अपना एक चैप्टर चल रहा था इकोसिस्टम, और उस इकोसिस्टम पे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें भाई, जिससे कि बाकी लोगों को पता चले और हमें भी मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे लेक्चर्स को डालने के लिए। क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं, हमें कुछ मॉडल पेपर पे डिस्कस करना है, कुछ मार्किंग स्कीम पे डिस्कस करनी, कैसे हमें लिखना क्या करना। तो इस सब चीजों के लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिलहाल लास्ट टर्म पे हमारा जो चैप्टर इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ था, और उस इकोसिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि जब कोई नॉन लिविंग प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, इनके बीच का जो इंटरेक्शन चल रहा है, इस इंटरेक्शन को हम इकोसिस्टम नेम देते हैं। जो इंटरेक्शन चल रहा है दोनों के बीच, बढ़िया सा इंटरेक्शन है। ओके, तो जो इंटरेक्शन था इसको नाम दिया हमने क्या, इकोसिस्टम। और हमने उस समय इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इकोसिस्टम में कुछ हमारे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर थे। हमने एक्वाटिक बायोटिक को देखा, एक्वाटिक इकोसिस्टम को देखा था, टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ा, डेजर्ट का इकोसिस्टम देखा। और आज हम जो टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक उठाएंगे डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। अगर देखा जाए तो हमें लास्ट टर्म पे हमने कुछ प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई बात की थी, कुछ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से बात की थी। उसी 5 में से हमारा आज का एक टॉपिक है डिकम्पोजिशन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। तो डिकम्पोजिशन क्या है? बड़ा आसान लगता है कि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी हुई है। सिंपल सी बात है। बड़ा छोटी क्लासों में जब हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं अरे यार डिकम्पोजिशन का मतलब डिक्की हो जाना, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का, किसी भी कॉम्प्लेक्स थिंग का सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स थिंग का सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाना, ये हम नॉर्मल कहते हैं ये डिकम्पोजिशन है। ये तो छोटी क्लास की बात है कि जब डिकम्पोजर्स किसी भी डेथ ऑर्गेनिज्म को डिके कर देते हैं, उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आप उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन आपने 12th में, इसलिए लेवल थोड़ा ऊपर चलेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, डिकम्पोज मतलब किसी कंपोज चीज को आपने डिकम्पोज कर दिया, आपने डिग्रेड कर दिया, तोड़ डाला। और जब आपने उसे तोड़ डाला तो वो डिग्रेडेशन हो गया। क्या हो गया? डिग्रेडेशन। और जब डिग्रेड कर दिया तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो डिकम्पोजिशन है। लेकिन डिकम्पोजिशन इतना आसान नहीं होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अब कुछ स्टेप्स क्या है, तो कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं डिफिनेशन की, तो आपको डिफिनेशन हमारे इस पे मिल जाए क्या, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ, ये हमारी डिफिनेशन है, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर by decomposers into inorganic substances like CO2, water and nutrients। ये आपकी definition है। It is largely an oxygen requiring process। देखिए यार, माइक्रोब्स इसको डिके करने वाले हैं ना, और जब माइक्रोब्स डिके करने वाले हैं तो सिंपल सी बात है कि माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए होगी, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, इसलिए ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन इज डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है माय फ्रेंड? डेट्राइटस में क्या होता है, कोई प्लांट है, उसका डेड पार्ट गिरा, लीफ, स्टेम, स्ट्रॉ में गिरे, वो डेट्राइटस है। ये आप देख रहे हैं, एक छोटा सा पिक मरा पड़ा है, ये भी क्या है, एक डेट्राइटस है। इसी पे हमारे जो डिकम्पोजर्स है वो काम करेंगे, है ना। तो इसको हमने डेट्राइटस बोला, यानी रॉ मटेरियल है हमारे डिकम्पोजर्स का। एग्जांपल, डेड प्लांट, रिमेन्स, लीफ, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फैकल मैटर एटसेट्रा, ये हमारे डेड मटेरियल थे। अब बात करेंगे स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन की। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करें,
तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। यानी पहला है हमारा फ्रेगमेंटेशन, सेकंड लीचिंग, थर्ड इज कैटाबॉलिज्म, फोर्थ इज ह्यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ वन इज मिनरलाइजेशन। हमारे पास ये 5 स्टेप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। हमें एक एक पॉइंट पे अच्छे से बात करनी है। याद रखिए कि इस हर एक स्टेप में एक बहुत गहरा राज छिपा है। जैसे फ्रेगमेंटेशन बड़ा नाम से कॉमन लगता है कि किसी चीज को फ्रेगमेंट में ब्रेक करना, किसी को फ्रेगमेंट में ब्रेक करना, फ्रेगमेंटेशन। लीचिंग, लीच आउट एक टर्म होता है, कहीं पे कोई पानी है वो सड़ रहा है, वो धीरे धीरे सॉइल प्रोफाइल को पार करता हुआ ग्राउंड वाटर में जाए, ये लीचिंग है। कैटाबॉलिज्म, काटना पीटना। कैटाबॉलिज्म क्या है? काटना पीटना। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना। ह्यूमस क्या है? जो डेट्राइटस आप देखते हैं, वही डेट्राइटस जब चलता है तो ह्यूमस बनता है, यानी वही डेट्राइटस जब डिकम्पोज होता है तो ह्यूमस बनता है। फिफ्थ, मिनरलाइजेशन। अब जब सारी चीजें टूट जाएंगी तो बचेगा क्या? बचेगा हमारा मिनरल। नोट करिए इसको, वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो ठीक है। इसके बाद अब आप आगे देखिए, सबसे पहले उठाया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को लिया तो फ्रेगमेंटेशन का मीन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्ट। डेट्राइटस वही रॉ मटेरियल था, जो डेड पार्ट था प्लांट का या फिर कोई एनिमल, तो ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। बड़े बड़े डेट्राइटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करने वाले जो हमारे हैं उससे हम डेट्राइट फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और उन जो करते हैं उसको डेट्रीवोरस कहते हैं। एग्जांपल अर्थवर्म, आपने सुना होगा अर्थवर्म फार्मर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म एक काम करता है कि जो भी हमारा डेट्राइटस, अब देखिए बार बार अगर मैं डेट्राइटस बोलता हूँ दैट्स मीन इट्स अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट, डेड प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है डेड प्लांट एंड एनिमल्स, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बात करेंगे डेट्री, डेट्राइटस है, और उसको जो खत्म कर रहे हैं वो डेट्रीवोरस। तो डेट्रीवोरस का एग्जांपल अर्थवर्म। देखिए कैसे लगे हुए कीड़े किसी भी चीज को डिकम्पोजिंग करने में एक तरीके से उसके बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को उसके बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए। तो पहला फ्रेगमेंटेशन हुआ, तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा क्वेश्चन, व्हाट इज डेट्रीवोरस? तो द ऑर्गेनिज्म हु detrites या who break down of detritus into smaller particles called detrivorous. ओके, एग्जांपल में है अर्थवर्म। सेकंड हमारा टॉपिक आता है लीचिंग। अब जब टूटेगा तो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज होगा, कुछ ना कुछ तो केमिकल रिलीज होना है, और जब कुछ केमिकल रिलीज होगा तो वो केमिकल हमारा कुछ केमिकल का पार्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो सॉइल प्रोफाइल के अंदर जाता जाएगा, और जब वो सॉइल प्रोफाइल के अंदर जाएगा इस प्रोसेस को आपने लीचिंग बोला। इसीलिए पोल्यूटेंट को खुलेआम अर्थ सरफेस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि पोल्यूटेंट को अगर खुलेआम अर्थ सरफेस पे डाल देंगे तो वो हमारे अर्थ सरफेस पे ब्रेक डाउन होगा, यानी पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, देन उससे जो लिक्विड निकलेगा वो हार्मफुल केमिकल हमारे सॉइल में जाएगा। ठीक है, और जब वो हमारे सॉइल में जाएगा तो वो हमारे लिए क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, क्या करेगा? हार्म करेगा हमारे इसको। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें अगर, तो लीचिंग में जो केमिकल्स हमारे बनेंगे, केमिकल्स क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे, और ब्रेक डाउन होंगे वो सॉइल जो हमारा प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के थ्रू नीचे जाएंगे और हमारी वाटर बॉडी को कंटामिनेटेड करेंगे। लीचिंग के बाद अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म, देखिए सारे चीजों के पॉइंट्स आपके नोट्स के लिए बने रखे होंगे, आप आसानी से इन नोट्स को बना सकते हैं, आसानी से इन नोट्स को आप बनाएंगे। इसलिए ये बेहतर जो आपको मिलता है, ये बेस्ट फैकल्टी के थ्रू आपको आरटी अकेडमी मिलता है।
तो नोट्स की अब आपको टेंशन नहीं है, आप इस नोट्स कॉपी करिए, नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी की। तो कैटाबॉलिज्म क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। कैटाबॉलिज्म का मतलब आप जानते हैं किसी चीज का ब्रेकडाउन करना, किसी चीज को नया बनाना, ये है हमारा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या करना है? कट करना है। तो देखिए काटना, काटना निकल रहा है इस कैटाबॉलिज्म से, यानी काटना, काटना निकला इस कैटाबॉलिज्म से। तो कैटाबॉलिज्म में क्या चल रहा है? डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। तो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम के थ्रू हमारा कैटाबॉलिज्म हो रहा है, टूट रहा है, चीजें जो भी कॉम्प्लेक्स थी अब बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन होना चालू हो गई हैं, यानी पूरी तरीके से एक साइमल्टेनियसली रिएक्शंस हो रही हैं जहाँ पर फ्रेगमेंटेशन हुआ, लीचिंग हुई, कैटाबॉलिज्म, ये तीनों लगभग एक साथ चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन देखिए टर्म लिया गया ह्यूमस से। जब इतना सब कार्यक्रम हो जाता है, यानी फ्रेगमेंटेशन कर लिया, लीचिंग कर लिया, कैटाबॉलिज्म कर लिया, देन ये तीनों काम तो सबसे पहले बात ध्यान रख ले साइमल्टेनियसली हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, आप इस पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। फ्रेगमेंटेशन कब हुआ, लीचिंग कब हो रही है और कैटाबॉलिज्म कब हो रहा है, ये तीनों लगभग एक साथ हो रहे हैं, टूटे नहीं, लीचिंग हो रही, कैटाबॉलिज्म हो गया। ह्यूमिफिकेशन थोड़ा सा अलग है, क्या होता है ये? एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस, डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस। जो आप डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस देख रहे हैं, ये डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस क्या हमारा? ये हमारा ह्यूमस है। तो accumulation of humus यानी dark amorphous substance in soil, humus is resistant to microbial action and so decompose very slowly. Humus is resistant to microbial action. अब जो बचता है ये बेसिकली ह्यूमस होता है, और खास बात ये कि ये जो ह्यूमस है रेसिस्टेंस होता है माइक्रोबियल एक्शन से, सो डिकम्पोजर्स वेरी स्लोली। यहाँ पर डिकम्पोजर वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. Colloidal nature है, जैसे मिल्क colloidal nature है, तो colloidal nature होने के कारण यहाँ पर हमारे न्यूट्रिएंट्स रुकते हैं, और जब न्यूट्रिएंट रुकेंगे तो प्लांट उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करेंगे तो अपनी ग्रोथ करेंगे। तो ये जो ह्यूमस है, ये ह्यूमस अच्छा क्यों है? क्यों हमारी गार्डन जो गार्डन सॉइल है, गार्डन सॉइल अच्छी है, क्यों उसमें खाद डाला है? तो खाद क्या तरीके का ह्यूमस है। जब ह्यूमस मिक्स किया जाएगा तो ह्यूमस क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रखेगा, न्यूट्रिएंट को अच्छा कैप्चर करेगा, एंड ऑलरेडी उसमें सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इसलिए ऐसी सॉइल ह्यूमस वाली सॉइल है, और इस पे प्रैक्टिकल भी बेस्ड होते हैं। तो एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस इज रेसिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, ह्यूमस रेसिस्टेंस है माइक्रोबियल एक्शन से, एंड सो डिकम्पोज वेरी स्लोली। यहाँ पे पॉइंट याद रखना। तो आपने फ्रेगमेंटेशन कर लिया, आपने लीचिंग कर ली, आपने कैटाबॉलिज्म कर लिया, ह्यूमिफिकेशन कर लिया, अब आखिरी पॉइंट आता है हमारे डिकम्पोजिशन का, और वो है मिनरलाइजेशन। चलिए मिनरलाइजेशन करके देखते हैं मिनरलाइजेशन क्या चीज होती है। जब कोई भी लार्जर पीस ऐसे स्मॉलर पीस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंटिन्यूअसली डिकम्पोजिशन चल ही रहा है, और जब कंटिन्यूअसली डिकम्पोजिशन चल ही रहा है, तो ऐसी घटना में हमारे ये जो डेट्राइटस मटेरियल था वो मिनरल्स में ब्रेक हो जाएगा। वो मिनरल कैल्शियम हो सकता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही आखिरी स्टेप होता है हमारे डिकम्पोजिशन का। तो डिकम्पोजिशन क्यों बेनिफिट है? क्योंकि डिकम्पोजिशन होगा तो चीज़ें फिर से मिनरल्स में बढ़ेंगी, ये मिनरल्स फिर से किसी माउंटेन का हिस्सा बनेंगे, ये मिनरल एटमॉस्फेयर में फिर से हमारे गैसेस साइकिल को मेंटेन रखेंगे। यानी देखा जाए तो जो कॉम्प्लेक्स बॉडी हमने बनाई थी एज एटमॉस्फेयर को जोड़ करके, अब वो कॉम्प्लेक्स बॉडी टूटने वाली है, अब वो कॉम्प्लेक्स बॉडी खत्म होने वाली है, हर एक एलिमेंट बॉडी का एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंटेंट गैसियस फॉर्म में चला गया, कुछ हमारा लीचिंग आउट होकर के सॉइल में चला गया, मिनरल्स के फॉर्म में कुछ गैसियस फॉर्म में चले गए, बाकी मिनरल्स सॉइल में मिक्स हो गए। जो इस मिट्टी से लिया था इस मिट्टी को देना पड़ेगा, यही है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन इस तरीके से फिनिश होता है, और डिकम्पोजिशन के बाद हमारे मिनरल्स इसीलिए न्यूट्रिएंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं,
बिकॉज उनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट अब प्लांट एब्सॉर्ब करेंगे। तो ये था एक प्रोसेस हमारा डिकम्पोजिशन का। सवाल उठता है कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे डिकम्पोजिशन को। तो देखिए सबसे पहले हमें समझा उस समय डिकम्पोजिशन क्या है, और अब समझने जा रहे हैं कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी उसे छेड़ देंगे, यानी गड़बड़ा जाएगा डिकम्पोजिशन। पहला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस का केमिकल नेचर क्या है? डेट्राइटस बात आती, बार बार बोल रहा हूँ, डेड प्लांट का रिमेनिंग पार्ट जो पड़ा हुआ है, डेड एनिमल का रिमेनिंग पार्ट डेट्राइटस है। तो डेट्राइटस का केमिकल कंपोज कह रहा, अगर डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा अगर डेट्राइटस में लिग्निन ज्यादा पाया जाएगा या फिर काइटिन ज्यादा पाया जाएगा। ये दो चीजें अगर डेट्राइटस में मिल गया, लिग्निन एक तरीके का लिपिड जैसा लिपिड है, लिग्निन स्कैलरन काइमा में पाया जाता है। कह रहा अगर ये दो चीजें काइटिन और लिग्निन मिल जाएंगी तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, वहां पर एंजाइम क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत भयंकर पॉलीसैकेराइड्स है। It is quicker if detritus is rich in nitrogen. अगर नाइट्रोजन मौजूद है और सुगर मौजूद है तो कह रहा है ये तेज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कोई प्रोटीनियस सब्सटेंस है तो प्रोटीन में नाइट्रोजन बहुत होता है, तो प्रोटीनियस सब्सटेंस है तो प्रोटीनियस सब्सटेंस में नाइट्रोजन अगर है तो वो जल्दी डिकम्पोज होगा। शुगर वाला कोई पार्ट है जल्दी डिकम्पोज होगा, इसीलिए हम लोग शुगर केन का भी डिकम्पोजिशन करके खाद बना सकते हैं, जल्दी डिकम्पोज होगा बिकॉज वहाँ शुगर मौजूद है। ओके, तो नाइट्रोजन एंड शुगर है तो फास्टर हो जाएगा। क्लाइमेटिक फैक्टर कुछ है, क्या क्लाइमेटिक फैक्टर है? क्लाइमेटिक फैक्टर में बात करें तो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। वार्म यानी गर्म है अगर हमारा क्लाइमेट और मॉइस्ट है, नमी मिल जाएगी तो ये फेवर करेगा। जानते ही आप गीली चीजें जल्दी सड़ती हैं इन कंपैरिजन टू ड्राई, तो भैया वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर करेगा डिकम्पोजिशन। लो टेम्परेचर एंड एनारोबियोसिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन। कह रहा टेम्परेचर अब कम है, सर्दियों में चीज जल्दी सड़ेंगे नहीं। लो टेम्परेचर है और एनारोबियोसिस है, यानी कि एनारोबिक कंडीशन पे, एनारोबिक कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में भी हमारे माइक्रोब्स फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स है वो एरोबिक माइक्रोब्स है, और अगर ऐसा एनवायरनमेंट है वहाँ पर एरोबिक कंडीशन बन रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, ऐसी कंडीशन में भी डिकम्पोजिशन हमारा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पेज रहा आपका फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिकम्पोजिशन। हर एक टॉपिक के लिए, हर एक इंपॉर्टेंट एक पेज आपके लिए है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे जो डिकम्पोजिशन। आगे चलिए, काफी पेज खूबसूरत जंगल दिख रहा है, और इस जंगल में एनर्जी फ्लो को हमें समझना है, आखिर एनर्जी कैसे एक इकोसिस्टम में एंटर करती है, कैसे एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। उसके लिए हमें जो पढ़ना पड़ेगा टॉपिक, वो टॉपिक है एनर्जी फ्लो। तो क्या है एनर्जी फ्लो, समझते हैं। आप देख रहे हैं सन एक मेन सोर्स है यहाँ पर एनर्जी का, क्योंकि आपको पता है सन नहीं है तो सनलाइट नहीं है, सन नहीं तो सनलाइट नहीं, सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं, और फोटोसिंथेसिस नहीं तो कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई भी प्रोडक्शन नहीं, कोई भी प्रोडक्शन नहीं। सन नहीं, सनलाइट नहीं, सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। दैट्स मीन धरती पर इकोसिस्टम में जो लाइट ला रहा है वो सन है हमारे, तो सन हमारे मेन सोर्स है एनर्जी के। अब कैसे ये सूरज भगवान हमारे एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं देखते हैं जरा। तो दिमाग में बात तो आपके आ ही गई कि सन है जो सनलाइट से सबसे पहले प्लांट सनलाइट को लेगा और यही एक इकोसिस्टम में चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वी ऑल डिपेंड अपॉन प्लांट्स, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो डियर हो, चाहे बियर हो, कुछ भी हो, वो सब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए एनर्जी फ्लो को हम भी बढ़ाते हैं, फ्लो अपना जारी रखते हैं। फ्लो को जारी रखते हुए पहला पॉइंट जो मैंने बोला, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। वहां पर जहां पर सनलाइट नहीं जा पा रही है उस जगह पर सन को काम कर ही नहीं पाएंगे। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन,
जितना भी सोलर रेडिएशन गिर रहा है अर्थ पे, कह रहे हैं उसका 50% केवल फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव है, बाकी 50% बेकार है। यानी जो ये 50% गिर रहा है ये तो 100% रहा है, लेकिन उस 100% में कह रहा है सिर्फ 50% ही हमारे अर्थ पे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट अवेलेबल है, और उस लाइट को हमने बोला पार, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि पार। ओके, ये याद रखिएगा, एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है जो प्लांट्स पे गिर रही है 50%, जो जिससे वो सनलाइट से वो खाना बनाएगा, यानी 100 गिरा, 100 में 50% प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, और कह रहा है कि उस 50% में केवल 2 to 10% ही, 2 से 10% ही सस्टेन द एंटायर यूनिवर्स, केवल वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। सोचिए कहां 100% सोलर एनर्जी गिर रही है, उस 100% सोलर एनर्जी में 50% वो क्या कर रहा है, 50% सनलाइट को जो एक्टिव है उसके लिए फोटोसिंथेटिकली, और उसमें भी 2 to 10% ही से वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कितना उसने कम कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट, इकोसिस्टम ओबे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट्स मीन एनर्जी ना जनरेट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। प्लांट के पास सोलर एनर्जी आई, प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट को हमने खाया, वो एनर्जी हमारे पास है। हम मरेंगे, डिट्राइटस, डिट्रीबोरस, डिकम्पोजर्स हमारी बॉडी को खा जाएंगे, वो एनर्जी उनके पास चली गई। इस तरीके से एनर्जी फ्लो मेंटेन रहता है। अब एनर्जी फ्लो के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मैंने पहले बताया था कि जो बायोटिक कंपोनेंट है उनमें प्रोड्यूसर्स हैं, देन कंज्यूमर एंड देन डीकम्पोजर्स। 3 पार्ट थे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की बात बताई जा रही है। दे आर ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज फूड इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स। कॉमन सी चीज है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हर्बेसियस और वुडी प्लांट ज्यादा पाए जा रहे हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर इज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम और फाइटोप्लैंक्टन। कह रहा है अगर हम एक्वाटिक मीडियम की बात करें तो वहां जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का माइक्रोस्कोपिक प्लांट होगा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। ये कौन सा प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। सबसे पहले यही थे, यही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास टू अ कंज्यूमर। अब जो प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट से खाना बनाया, अब इस खाने की एनर्जी को वो कंज्यूमर्स को देगा। तो चलिए चलते हैं कंज्यूमर्स के पास। अब आ गए कंज्यूमर्स का, बेचारे एक प्लांट ने खाना बनाया और उसको हमारे खा गए। जितने भी आप देख रहे हैं सब कंज्यूमर्स हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं। बाकी इतने हमारे सब क्या, कंज्यूमर हैं, सब एक दूसरे को खा के अपना काम चला रहे हैं। तो कंज्यूमर्स के भी हमें 3 कैटेगरी करनी पड़ी। क्यों, ये बेचारा ग्रासहोपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे, और फ्रॉग भाई साहब इनको खाएंगे। ये कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें खाएंगे, हम ग्रास नहीं खाएंगे लेकिन तुम्हें खा जाएंगे। इसलिए कहता है तुम दोनों लड़ो, हम तुमको भी खाएंगे, मौका पड़ेगा तो ग्रासहोपर को भी खा लेंगे। यानी आप देखें इस सीरीज में तो आपको जो प्रोड्यूसर के अलावा जो मिल रहे हैं 3 लोग, ये कंज्यूमर्स हुए। ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। क्यों प्राइमरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है, हर्बीवोरस है। ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्यों सेकेंडरी है, क्योंकि ये प्राइमरी को निपटा रहा है, और प्राइमरी को खाने वाले हमारे हो गए टर्सरी कंज्यूमर। तो देखिए टर्सरी कंज्यूमर ये भी है, टर्सरी कंज्यूमर ये भी है, लेकिन ये स्मॉल कार्निवोरस है, ये स्मॉल कार्निवोरस जबकि लार्ज कार्निवोरस है। तो टर्सरी कंज्यूमर में भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से कंज्यूमर यानी हेटेरोटॉप्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोरस आ गए, फीड और प्लांट्स, इंसेक्ट, व्हाटएवर।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स में प्राइमरी कार्निवोरस है जो डायरेक्टली हर्बीवोरस को निपटा रहा है। मैन भी इसमें आ जाता है क्योंकि मैन भी अगर खाता है चिकन ही मटन खाता है, शेर का मीट नहीं खाता। टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, लायन, टाइगर, मौका पड़ेगा सबको खा देंगे, टॉप क्लास के कार्निवोरस होते हैं। तो ये हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। अब फूड चेन की बात करें, फूड चेन क्या होता है? देखिए आप देख रहे हैं इस पूरे साइकिल में कोई ना कोई किसी को खाया जा रहा है, यानी हर एक ऐसा सीक्वेंस, ऑर्गेनिज्म का ऐसा सीक्वेंस जहां पर वो किसी का खाना है और किसी के खाने किसी को खा रहे हैं, यानी टू बी ईटन एंड बीइंग ईटन। तो अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच दे ईटन एंड बीइंग ईटन, that is the sequence of known as food chain। एक ऑर्गेनिज्म का वो लाइन, वो चेन जहां पर वो किसी का खाना है और किसी को खा रहे हैं, इसको हमने फूड चेन बोला। एक अच्छा सा डेफिनेशन आपके पास है, द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ फूड चेन। सिंपल है, द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन आपको टू टाइप्स में मिलेंगे। क्यों? एक ग्रासलैंड पे चले, देखिए ग्रास को खाया ग्रासहोपर ने, फ्रॉग ने, देन स्नेक ने और उसको ईगल। ग्रेजिंग है, घास के मैदान से चालू हो रही है, तो ग्रेजिंग फूड चेन है। और देखिए जब ये मर जाएंगे, मरना इनको भी है, प्लांट को भी मरना, ग्रासहोपर को भी है, फ्रॉग को भी है, स्नेक को भी है, एंड हमारे इस हॉक को भी है, सब मरेंगे। और जब मरेंगे तो इनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे हमारे डिकम्पोजर्स, तो वो बन जाता है डेट्राइटस फूड चेन। तो फूड चेन समझ में आया? एक तो प्लांट्स को ग्रासहोपर खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, स्नेक चल रहा है, ये जिंदा चल रहा है, कोई साला मर नहीं रहा है, ये ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन मरेंगे सब, और जब मरेंगे तो चलेगा डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यानी वो 5 स्टेप, फ्रेगमेंटेशन, है ना, याद है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, तो सारे स्टेप कहाँ जाएंगे? हमारे वो डेट्राइटस फूड चेन में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। वही चीज दी गई है, ग्रेजिंग फूड चेन में ग्रास है, प्रोड्यूसर्स है, उनको प्राइमरी कंज्यूमर गोट ने खाया, देन मैन ने खाया। अब अगर देखें डेट्राइटिस, तो डेड लीफ पड़ी हुई है, डेड लीफ को खा लिया किसने? वुड लूज ने, दीमक, उन्होंने खाया, इनको खा लिया हमारी बर्ड ने, तो एक अलग फूड चेन चल, ये डेट्राइटिस की फूड चेन है। तो यार डेट्राइटिस के रेफरेंस से देख लीजिए, प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन डेड, यानी जब प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो डेड लीव्स को खा रहा है, यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर लिविंग लीव्स को खा रहा है, इसलिए ग्रेजिंग फूड चेन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि जो डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? तो डेट्राइटस फूड चेन में जो प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे वहाँ प्रोड्यूसर, तो यहाँ प्रोड्यूसर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर डेट्राइटस डेड लीव से चालू हो रही है, डेड स्टेम से चालू, डेड एनिमल से चालू हो रही है। तो जब डेट्राइटस चीज से हमारा चालू होगा फूड चेन, तो बन जाएगा हमारा डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स, जैसा कि मैंने बताया, डिकम्पोजर्स होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया होते हैं, सेक्रेटरी डाइजेस्टिव एंजाइम, तो बैकग्राउंड है, कॉमन सी चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब दो चीजें देखिए, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन एंड डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन डिनोट करता है। कह रहा है जब ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन मिल जाती है तो कई सारी इंटरलिंक्ड चेन बन जाती है। देखिए एक कॉर्न के ब्रेड ग्रासहोपर करा, ग्रासहोपर को फ्रॉग भी खा सकता है, ग्रासहोपर को रैट भी खा सकती है, रैट को पाइथन ने खाया, पाइथन को वुल्फ ने खाया। ये सब एक, जब आप इसको ले सकते हैं, द इंटरलिंक्ड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। जब कई सारी फूड चेन जुड़ जाती है तो बन जाता है क्या? फूड वेब। तो ये एक आपका फूड वेब है जहां पर जीएफसी और डीएफसी मिल गए। तो जब जीएफसी और डीएफसी मिल गए तो ये बन गया हमारा फूड वेब। फूड वेब का शुद्ध मतलब एक जाल। A specific place of organism in the food chain is known as trophic level। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? यार प्रोड्यूसर का अपनी एक जगह है, प्राइमरी कंज्यूमर अपनी जगह पे वो कहता है भाई कार्निवोरस नहीं है, हम तो हर्बीवोरस हैं, वो अपनी जगह पे है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का वो प्लेस, एक फूड चेन में उसका प्लेस जो होता है उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गए। देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर यानी प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है। यानी अगर एक ग्रास की बात करें तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ग्रास
फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, इनको खाने वाले थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है, और इनको खाने वाले फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे है। तो फूड चेन ही तो है ये इनके पास गया, ये इनके पास गया, इनके पास गया, एक फूड चेन ही। तो एक फूड चेन में ऑर्गेनिज्म का जो प्लेस है वो प्लेस हमारा ट्रॉफिक लेवल होता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रॉफिक लेवल कंप्लीट होता है। वही चीज यहाँ भी दिखाई रही कि हीट आ रही है, सन आ रहा है, इससे भी हीट निकली। देखिए हीट लॉस भी हो रही है और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर भी हो रही है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। तो यही बोला जाता है एनर्जी ना कभी बनाई जा सकती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे। सन ने हमें एनर्जी दी, प्लांट ने लिया, प्लांट से हमारे छोटे मोटे इंसेक्ट में गया, बर्ड्स में गया, अलग फूड चेन में गया, यहाँ देखिए अलग फूड चेन में जा रहा है, सभी हीट रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी ले भी रहे हैं, मर करके दूसरे को एनर्जी दे भी रहे हैं। तो इसलिए एनर्जी जो फ्लो है थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे आपको दिखाई जा रही है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं हो रही है, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, ये भी याद रखिएगा, धीरे धीरे करके एंजाइम, मैं इसका एक आपका छोटा क्लिप बना के दूंगा, लिंडेमान का 10% लॉ है कि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी लेवल गिरती जाएगी, क्योंकि अधिकतर एनर्जी खाया, एक लॉयन ने खाया डियर को, खाया उसने, खाने के लिए उसने शिकार किया, उसके लिए एनर्जी वेस्ट करी उसने, वो तो बेकार हुई ना एनर्जी। अब उसने खाया, खाने के बाद डाइजेस्ट कर रहा है, उसमें एनर्जी वेस्ट कर रहा है, बॉडी का प्रोसेस चल रहा है, डाइजेशन का एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ओवरऑल हर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का लेवल गिरता जाता है, वही कह रहा है। एंड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट बिकम डेड बायोमास, उसी को डेट्राइटस बोलते हैं, जो मैंने पहले के डिफिनेशन में बोला। एनर्जी फ्लो में जो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, देखिए पॉइंट दे रहा हूं मैंने अलग से दिया, जो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसे स्टैंडिंग क्रॉप्स कहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है उसे स्टैंडिंग क्रॉप्स कहेंगे। बायोमास क्या है? मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बायोमास कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी बॉडी मास है उसे हम बायोमास कहेंगे। और बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। किसी का बायोमास लेना है तो उसका ड्राई वेट लेना पड़ेगा। आपका वजन अभी 60 किलो है, आपने 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी पी लिया, वजन बढ़ गया आपका, तो दैट इज नॉट योर ओरिजिनल बायोमास। तो आपका जो ड्राई वेट है वो ड्राई वेट आपका बायोमास डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन जीएफसी इज रेस्ट्रिक्टेड फॉलो 10% लॉ, जो मैंने बताया अभी 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए मैं एक क्लिप आपको बना के दूंगा कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे याद रखिएगा, स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या है, बायोमास क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो को समझा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिर एक नए टॉपिक पे होगा, शायद थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा 10% लॉ ऑफ एनर्जी का, लिंडेमान ने दिया था। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पर आपको आरडी अकेडमी के थ्रू, बेस्ट फैकल्टी के थ्रू अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। तो उसके लिए भाई चैनल को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।